अव्यवस्था के बीच में ही अवसर भी निहित होता है। सुन त्जू की ये बात मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उस पे बिल्कुल फिट बैठती है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ओआरएफ में छपे एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण की गहराइयों में उतरेंगे। ये आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीर को दिखाता है और ये चर्चा खास तौर पर मुझे लगता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जीएस पेपर 3 में ये आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकती है। बिल्कुल। हम 2025 में हुए कुछ काल्पनिक युद्धों के सबकों के आधार पर वो 4 बड़े ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि ड्रोन युद्ध का वो सच क्या है जो शायद हम नहीं जानते हैं। दूसरा, क्या टेक्नोलॉजी के इस दौर में ज़मीनी सेना मतलब इररिलेवेंट हो गई है। तीसरा, अरबों डॉलर के जो ये लड़ाकू विमान हैं उनका भविष्य क्या है। और अंत में इन सब से भारत को क्या सीखना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है बल्कि ये समझना है कि ये बदलाव असल में मायने क्यों रखते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत ड्रोन से करते हैं। सच कहूं तो पिछले कुछ सालों में यूक्रेन और दूसरी जगहों के वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि ड्रोन ही भविष्य के ब्रह्मास्त्र हैं। लेकिन इस लेख का पहला ही पॉइंट वो इस पूरी सोच पर एक सवाल खड़ा कर देता है। ये कहता है कि ड्रोन आपको जंग हराने से तो बचा सकते हैं पर जिता नहीं सकते। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। ये एक बहुत ही जबरदस्त इंसाइट है एक्चुअली। देखिए, ड्रोन एक असममित क्षमता मतलब एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी के तौर पर उभरे हैं। आसान भाषा में कहें तो एक छोटा सस्ता हथियार एक बहुत बड़े और महंगे सिस्टम जैसे कोई टैंक या जहाज को चुनौती दे सकता है। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। ड्रोन असल में युद्ध जिताने की गारंटी नहीं है। वो एक तरह से युद्ध को बराबर करने का काम करते हैं। वो दुश्मन की बढ़त को रोक देते हैं, उसे उलझाए रखते हैं, पर निर्णायक जीत के लिए जो भारी मारक क्षमता चाहिए वो अकेले ड्रोन नहीं दे सकते। इसका कोई ताज़ा उदाहरण है हमारे पास? सबसे बड़ा उदाहरण तो रूस यूक्रेन युद्ध ही है। 2022-23 के मुकाबले अब ड्रोन का असर बदल गया है। वे खुफिया जानकारी, निगरानी और जासूसी, जिसे सेना की भाषा में ISR कहते हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। हाँ, तो इन मिशनों में तो वो लाजवाब है। मतलब दुश्मन पर 24 घंटे नजर रखना। लेकिन जब भारी तबाही मचाने की बात आती है तो वे उतने कारगर साबित नहीं हुए जितना सोचा गया था। पर टेक्नोलॉजी तो लगातार बेहतर हो रही है ना? बिल्कुल, और यही इस खेल को और दिलचस्प बनाता है। यह एक सतत दौड़ है। लेख में बताया गया है कि कैसे रूस ने जेट इंजन वाले शाहिद ड्रोन विकसित कर लिए हैं। ये पारंपरिक प्रोपेलर वाले ड्रोन से कहीं ज्यादा तेज है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब एक तरफ आप ड्रोन बनाते हैं, दूसरी तरफ उसका तोड़ निकलता है। एग्जैक्टली। और फिर आप एक और बेहतर ड्रोन ले आते हैं। अच्छा, तो अब बात सिर्फ थ्योरी की नहीं रही। स्रोत असल में भविष्य के कुछ काल्पनिक युद्धों का उदाहरण देता है, जैसे मई 2025 का भारत पाकिस्तान संघर्ष। ये सुन के तो मेरे कान खड़े हो गए। क्या बताया गया उसमें? उसमें दिखाया गया है कि कैसे ड्रोन्स ने पाकिस्तानी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक तरह से दुश्मन को अंधा और बहरा कर दिया। यही पैटर्न जून 2025 के काल्पनिक इजराइल ईरान युद्ध में भी दोहराया गया। इससे ये साफ होता है कि ड्रोन्स दुश्मन के नर्वस सिस्टम पर हमला करने के लिए बेहतरीन हथियार हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो इसका सबसे बड़ा असर क्या है? इसका सबसे बड़ा सामरिक प्रभाव ये है कि इसने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले औचक हमलों को लगभग असंभव बना दिया है। यूक्रेन के सपाट मैदानों को सोचिए, जहां कोई पेड़ या पहाड़ नहीं है। वहां ड्रोन की लगातार निगरानी के वजह से कोई भी पक्ष चुपचाप बड़ी सेना इकट्ठा करके हमला नहीं कर सकता। हर हरकत पर नजर है, आप छिप नहीं सकते। तो इसका भारत के लिए क्या मतलब है, खास तौर पर हमारी सीमाओं को देखते हुए? यहाँ भारत के लिए एक सीधा सबक है। चीन के खिलाफ लद्दाख में देपसांग के खुले मैदानों में या पाकिस्तान के खिलाफ पंजाब और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में ड्रोन की ये निगरानी क्षमता बहुत काम आ सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा सबक है रणनीति में रचनात्मकता। लेख बताता है कि रूसियों ने बहुत चालाकी से ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का कॉकटेल इस्तेमाल किया। मिक्स एंड मैच का कॉकटेल, ये सुनने में तो मजेदार लग रहा है। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आप क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हैं और आपको एक ही ओवर में एक तेज गेंदबाज, एक स्पिनर और एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट का सामना करना पड़े। आप किस गेंद के लिए तैयारी करेंगे? रूस ने यही किया।
अलग अलग तरह के हथियारों को एक साथ इस्तेमाल करके यूक्रेन के एयर डिफेंस को कोई एक पैटर्न पकड़ने का मौका ही नहीं दिया। भारत को भी सिर्फ हथियार नहीं बल्कि ऐसी ही अप्रत्याशित रणनीतियां विकसित करनी होंगी। ठीक है, तो ड्रोन ने आसमान को तो सबके लिए खुला और खतरनाक बना दिया है, जहां कोई भी छिप नहीं सकता। लेकिन इससे एक उल्टा सवाल खड़ा होता है। अगर सब कुछ आसमान से देखा जा सकता है, तो क्या जमीन पर कब्जा करना और भी मुश्किल नहीं हो गया? क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड का जमाना खत्म हो गया? ये बहुत ही मौलिक सवाल है और कई लोग ऐसा ही सोचते थे। लेकिन इस विश्लेषण का दूसरा पॉइंट कहता है बिल्कुल नहीं। जमीनी सेना आज भी उतनी ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। इसका सबसे ताज़ा काल्पनिक उदाहरण अप्रैल 2025 में रूस का कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना को खदेड़ना है। ये जीत ड्रोन या मिसाइलों से नहीं मिली। ये रूसी जमीनी बलों और उत्तर कोरियाई सैनिकों के बड़े पैमाने पर किए गए हमले से ही संभव हो पाया। अंत में जमीन पर कब्जा करने और उसे बनाए रखने के लिए आपको सैनिक चाहिए ही चाहिए। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। हम सबने वीडियो देखे हैं कि कैसे एक मिसाइल सीधे खिड़की के अंदर चली जाती है। इतनी सटीकता के होते हुए हमें पैदल सेना और टैंकों की जरूरत क्यों है? ये तो पुराने जमाने की बात लगती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और यही दुविधा कई रणनीतिकारों को भी थी। लेकिन जमीनी लड़ाई की हकीकत थोड़ी अलग होती है। लेख यूक्रेन के अनुभव से बताता है कि उनके पास हिमार्स जैसे बेहद उन्नत रॉकेट सिस्टम होने के बावजूद ये वही सिस्टम है ना जो 70-80 किलोमीटर दूर से भी निशाना लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक ट्रक जितने छोटे टारगेट को भी सटीकता से निशाना बना सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जमीनी लड़ाई में सीधी मदद के लिए हमेशा कारगर नहीं होते। ऐसा क्यों, इतनी प्रिसिशन के बाद भी? क्योंकि हाइमार्स जैसे सिस्टम दुश्मन की रेखाओं के बहुत पीछे स्थिर लक्ष्यों जैसे कमांड सेंटर, हथियारों के गोदाम या पुलों पर हमला करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन जमीनी लड़ाई बहुत गतिशील होती है। लक्ष्य लगातार हिलते रहते हैं। आज दुश्मन की खाई यहाँ है, कल 2 किलोमीटर आगे होगी। उस तरह की नज़दीकी गतिशील लड़ाई के लिए पारंपरिक तोपखाना यानी हमारी बोफर्स जैसी तोपें आज भी बेजोड़ हैं। वे सैनिकों को तुरंत फायर सपोर्ट दे सकती हैं। तो संदेश ये है कि नई तकनीक पुरानी की जगह नहीं ले रही, बल्कि उसके साथ मिलके काम कर रही है। मतलब हमें एक बैलेंस्ड फोर्स चाहिए। ये जमीनी सेना और तोपखाने की बात तो समझ आती है, लेकिन मेरा सवाल हवाई जहाज़ों को लेकर है। जब हमारे पास सस्ते ड्रोन हैं जो दुश्मन की डिफेंस को तबाह कर सकते हैं, तो फिर अरबों डॉलर के राफेल या F-35 जैसे लड़ाकू विमानों की क्या जरूरत है? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, और ये तीसरा और शायद सबसे विवादास्पद बिंदु है। लेख का तर्क है कि ड्रोन के युग में भी मैन्ड फाइटर जेट्स यानी इंसान द्वारा उड़ाए जाने वाले लड़ाकू विमान पूरी तरह रेलेवेंट हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन क्यों? एक फाइटर जेट की कीमत में तो हजारों ड्रोन आ सकते हैं। इसकी वजह है मारक क्षमता का पैमाना और गति। एक अकेला लड़ाकू विमान जैसे राफेल कई टन वजन के बम और मिसाइलें लेकर उड़ सकता है और एक ही मिशन में कई अलग-अलग लक्ष्यों को तबाह कर सकता है। वो जिस पैमाने पर और जिस तेजी से तबाही मचा सकता है, उसकी बराबरी ड्रोन फिलहाल नहीं कर सकते। इसके पक्ष में भी क्या कोई उदाहरण दिए गए हैं? हाँ, लेख में कई काल्पनिक अभियानों का जिक्र है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की भूमिका, ईरान के खिलाफ इजरायली हवाई हमले और जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी वायुसेना के हमले। ये सभी दिखाते हैं कि जब आपको दुश्मन पर एक भारी, निर्णायक और तेज हमला करना हो, तो मानव चालित विमानों का कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि हमलावर ड्रोन का कोई भविष्य नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेख इस संभावना को खारिज नहीं करता है। वो मानता है कि समय के साथ हमलावर यूएवीज भी ऐसी घातक क्षमताएं विकसित कर सकते हैं। तकनीक रुकती नहीं है। इसलिए भारत जैसे देश के लिए निष्कर्ष ये है कि उसे एक या दूसरा नहीं चुनना है। उसे मानव चालित और मानव रहित दोनों तरह की हवाई ताकतों का एक संतुलित मिश्रण बनाना होगा। एक हाइब्रिड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक हाइब्रिड अप्रोच। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ें, ड्रोन जो युद्ध को बराबर करते हैं, जमीनी सेना जो कब्जा करती है और लड़ाकू विमान जो भारी हमला करते हैं, तो 2025 के इन काल्पनिक युद्धों से भारत के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? अगर हमें इसे एक मुख्य बिंदु में समेटना हो तो वो क्या होगा?
जो बात मुझे इस विश्लेषण में सबसे अहम लगी वो ये थी कि भारत के लिए मुख्य सबक सिर्फ नई तकनीक खरीदना नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल में लगातार इनोवेट करना है। ड्रोन और मिसाइलों को कैसे मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस कॉकटेल वाली रणनीति को अपनाना होगा ताकि दुश्मन कभी अंदाजा ही ना लगा पाए कि अगला हमला कब, कहां और कैसे होगा। इससे उसकी हमले से उभरने की क्षमता खत्म हो जाती है। मतलब सिर्फ तकनीक का होना ही काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करने के तरीके में भी रचनात्मक और अप्रत्याशित होना होगा। एकदम, और अपनी रणनीति को भूगोल के हिसाब से ढालना होगा। जो रणनीति यूक्रेन के मैदानों में काम करती है, जरूरी नहीं कि वो हिमालय की ऊंचाइयों पर भी काम करे। और एक आखिरी पर बहुत जरूरी बात, हमारी जमीनी सेना, तोपखाना, पैदल सेना और टैंक डिवीजन को भी दुश्मन के ड्रोन से बचने के लिए अपनी खुद की काउंटर ड्रोन क्षमताएं विकसित करनी होंगी। यह सिर्फ हमला करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा करने के बारे में भी है। यह एक नई तरह की हथियारों की दौड़ है। तो कुल मिलाकर जो देश या सेना जितनी तेजी से सीखेगी और खुद को बदलेगी, वही बढ़त हासिल करेगी। ठहराव का मतलब हार है। बिल्कुल, आज के युद्ध के मैदान में सामरिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर निरंतर तकनीकी नवाचार और अनुकूलन ही जीत की कुंजी है। तो आज हमने 2025 के युद्धों के काल्पनिक परिदृश्यों के आधार पर 4 प्रमुख रुझानों पर एक गहरी नजर डाली। ड्रोन की बदलती भूमिका जो युद्ध को धीमा करती है पर जिता नहीं सकती। जमीनी सेना का वो अटूट महत्व जिसके बिना जमीन पर कब्जा संभव है। मानव चालित वायु शक्ति की भारी मारक क्षमता वाली प्रासंगिकता, और इन सब से भारत के लिए महत्वपूर्ण सबक। इस विश्लेषण के अंत में मैं बस एक ख्याल छोड़ना चाहूंगी। ये स्रोत मुख्य रूप से 2 देशों के बीच पारंपरिक युद्ध पर केंद्रित है, लेकिन क्या होगा जब ड्रोन जैसी उन्नत और आसानी से उपलब्ध होने वाली तकनीकें गैर सरकारी तत्वों यानी आतंकवादी समूहों या विद्रोही गुटों के हाथों में आ जाएं? ये आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के समीकरण को कैसे बदलता है, जो भारत के लिए एक निरंतर चुनौती है। ये सोचने का एक बहुत जरूरी बिंदु है। ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये तकनीक अब सिर्फ बड़ी सेनाओं तक सीमित नहीं रही, ये डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। अगर इस चर्चा ने आपकी जिज्ञासा को जगाया है या आपके कोई और सवाल हैं, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। अगली बार तक सोचते रहिए।